Good morning all. I am Vishal Kumar Saktani, Assistant Professor Computer Science, MLB Government College, नोखा. प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स इन सी लैंग्वेज एंड ब्लॉक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स इन सी लैंग्वेज. जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स किसी भी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट सी लैंग्वेज में 3 टाइप्स के होते हैं: सीक्वेंस स्ट्रक्चर, सिलेक्शन स्ट्रक्चर एंड इटरेशन और लूपिंग स्ट्रक्चर. उनमें से सीक्वेंस स्ट्रक्चर हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. आज के इस लेक्चर में हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर या ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सी लैंग्वेज अपने आप में बहुत ही रिच है और ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे कंस्ट्रक्ट सी लैंग्वेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, डैंगलिंग एल्स. देयर इज ए प्रॉब्लम इन नेस्टेड इफ एल्स, दैट इज डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम. उसके बाद में इफ एल्स लैडर. तो स्टार्ट करते हैं ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स इन सी लैंग्वेज. ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स डिसीजन मेकिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं. तो डिसीजन मेकिंग यानी कि हमें किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के इस पोर्शन को एग्जीक्यूट करना है या नहीं, ये डिसीजन मेक करने के लिए हम लोग ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं. और ये ब्रांचिंग का डिसीजन कंडीशन के आउटकम के बेस पे डिपेंड करेगा. यानी कंडीशन ट्रू होने पे हमें कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट करना है, कंडीशन फॉल्स होने पे हमें कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट करना है. तो ये सब हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स के अंदर स्टडी करेंगे. तो आज के इस लेक्चर के लिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स लैडर्स. सो अब स्टार्ट करते हैं सिंपल इफ के साथ. तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर कि सिंपल इफ कंडीशन के बेस पे हम लोग देखेंगे कि अगर कंडीशन ट्रू होता है तो हमें ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करना है. अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है यानी कंडीशन ट्रू नहीं होता तो उस केस के अंदर जो आपका इफ के बॉडी पार्ट में जितने भी स्टेटमेंट 1 2 है ये सारे स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगे और जो प्रोग्राम कंट्रोल सीधा इफ के बाद में जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उस पर ट्रांसफर हो जाएगा. इसको हम इस फ्लो चार्ट की हेल्प से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू है तो जो उसके इफ के बॉडी पार्ट में जो भी स्टेटमेंट्स है वो सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे. अगर कंडीशन फॉल्स है तो इफ के बाद नेक्स्ट बार जो स्टेटमेंट है वो आपका एग्जीक्यूट होगा. तो उसके यहाँ पे हम कंडीशंस को मेंशन करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं. रिलेशनल ऑपरेटर की सहायता से हम कंडीशंस राइट कर सकते हैं कि जैसे कि हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे राइट करें x इज ग्रेटर देन 5, तो ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेसर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं. उनकी सहायता से हम यहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं. एक से ज्यादा कंडीशंस को अगर हमें कंबाइन करना हो तो उसके लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसे कि लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, इन सब को यूज कर सकते हैं. फिर यहाँ पे जो आपका कंडीशन है, कंडीशन में यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज हो सकता है. और सी लैंग्वेज के अंदर कंडीशन ट्रू होने का मतलब है कोई भी नॉन जीरो वैल्यू और कंडीशन फॉल्स होने का मतलब है जीरो. सो अगर कोई भी एक्सप्रेशन यहाँ हम कंडीशन के जगह पे यूज करते हैं और वो एक्सप्रेशन जीरो उसकी वैल्यू इवेल्युएट होके जीरो आती है, इसका मतलब कंडीशन फॉल्स है. और जीरो के अलावा कोई भी और वैल्यू आती है तो उसका मतलब कंडीशन ट्रू है. इसे हम इस प्रोग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे. यहाँ पे हमने एक सिंपल प्रोग्राम लिया हुआ है कि अगर हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 75 से ज़्यादा है तो हम वहाँ पे प्रिंट करेंगे एक्सीलेंट. तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने किसी स्टूडेंट के मार्क्स एक वेरिएबल लिया है जिसमें हमने वैल्यू 76 स्टोर की है. उस स्टूडेंट के मार्क्स 76% है और यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन 75 हो तो सिंपली प्रिंट कर दे एक्सीलेंट. और इस इफ के बॉडी पार्ट के बाद में हमने जस्ट एक स्टेटमेंट राइट किया है
गुड बाय। तो अब जब भी हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स जो है वो 75 से ज़्यादा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये कंडीशन ट्रू होगी तो इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वह एग्जीक्यूट होगा, यानी कि यह एक्सीलेंट को प्रिंट करेगा। उसके जस्ट बाद में इफ के नेक्स्ट बाद जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, यह स्टेटमेंट आपका गुड बाय प्रिंट करेगा। तो आउटपुट में हम लोग देख सकते हैं कि एक्सीलेंट एंड गुड बाय प्रिंट होगा। तो इस टाइप से हम लोग ये देख सकते हैं कि कोई भी अगर कंडीशन यहाँ पे सिंपल इफ के केस में अगर कंडीशन ट्रू होती है तभी इफ के जो बॉडी पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज और स्टेटमेंट बॉडी पार्ट के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और प्रोग्राम कंट्रोल चाहे वो आपका कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, कंडीशन ट्रू होने के केस में कंडीशन जो इफ का जो बॉडी पार्ट है वो एग्जीक्यूट होने के बाद में प्रोग्राम कंट्रोल इफ के जस्ट नेक्स्ट बाद जो स्टेटमेंट है उसको ट्रांसफर होगा। और कंडीशन फॉल्स होने के केस में भी इफ के जस्ट बाद में जो स्टेटमेंट है उसको कंट्रोल ट्रांसफर होगा। तो उसके बाद बात करते हैं इफ एल्स। अभी तक अपन ने देखा कि सिंपल इफ के केस में हमने सिर्फ कंडीशन के ट्रू होने के केस में ही कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाया और कुछ एक्शन को परफॉर्म करवाया। अगर हम चाहते हैं कि अगर कंडीशन फॉल्स होती है उस केस में भी कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो, तो हम इफ एल्स को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि इफ के अंदर हमने जो कंडीशन मेंशन की, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आपका ये जो इफ के अंदर वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका एल्स ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होगा। इनमें से किसी यानी कि दोनों कभी भी इफ और एल्स दोनों एक साथ कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, या तो आपका कंडीशन ट्रू होगा या कंडीशन फॉल्स होगा। तो कंडीशन ट्रू के केस में इफ ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है वो, और कंडीशन फॉल्स होने के केस में एल्स ब्लॉक के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। और उसके बाद में प्रोग्राम कंट्रोल सीधा का सीधा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे ट्रांसफर होगा। तो इस फ्लो चार्ट के हेल्प से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये इफ के अंदर जो भी कंडीशन है उसको चेक किया। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पार्ट में जो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और उसके जस्ट इन दोनों में से जो भी एग्जीक्यूट होगा उसके जस्ट बाद में स्टेटमेंट, जो भी इफ और एल्स के जस्ट बाद में स्टेटमेंट है उसको प्रोग्राम कंट्रोल उसके पास में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसको हम एक एग्जांपल के सहायता से समझते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया है कि एक दो इंटीजर है हमारे पास x एंड y, जिसके अंदर वैल्यू है 55 एंड 99, और हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि अगर इफ x इज लेसर देन y, यानी अगर x y से छोटा है तो यह प्रिंट हो जाए कि x इज स्मॉलर, अदरवाइज ये प्रिंट हो कि y इज स्मॉलर। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं कि x में 55 और y में 99 है, तो डेफिनेटली यहाँ पे x जो है वो y से स्मॉलर है। तो जब भी हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो दोनों में से कोई भी एक पार्ट एग्जीक्यूट होगा, न कि दोनों। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी, और कंडीशन ट्रू होने के केस में प्रिंट होगा x इज स्मॉलर, तो x इज स्मॉलर। यहाँ पे दूसरी देखने वाली बात यह है कि जब भी हम ब्लॉक्स डिफाइन करते हैं, यानी कि हमने इफ ब्लॉक को जब भी डिफाइन किया, अगर किसी डिफाइन करते वक्त किसी भी ब्लॉक में अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो सिंगल स्टेटमेंट के लिए हमें कर्ली ब्रेसेस की जरूरत नहीं पड़ती। अगर किसी भी ब्लॉक के अंदर एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो, इफ एल्स या फॉर वाइल डू वाइल, इन सब में अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो उसके लिए हमें कर्ली ब्रेसेस की जरूरत होती है। अगर सिंगल स्टेटमेंट हो तो हम बिना कर्ली ब्रेस के भी वो स्टेटमेंट राइट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेस्टेड इफ एल्स। जैसा कि इसके नेम से इंडिकेट होता है कि नेस्टेड इफ एल्स का मतलब ये है कि एक इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट, दैट इज इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर स्टेटमेंट। तो C एंड C++ दोनों ही लैंग्वेज हमें इफ और एल्स की नेस्टिंग के लिए अलाउ करते हैं, यानी कि हम एक इफ और एल्स के जो बॉडी पार्ट के अंदर दूसरे इफ एल्स को नेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम सिंटैक्स यहाँ पे देख सकते हैं।
अगर यहाँ पे हमने एक इफ आउटर इफ यूज किया है जिसके अंदर हमने कंडीशन 1 लगाई है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है उस केस में ये बॉडी पार्ट या इफ के बॉडी पार्ट में एंटर होगा प्रोग्राम कंट्रोल, और इसके बाद में हमने देखा कि ये सिर्फ और सिर्फ कंडीशन ट्रू होने के केस में एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद में हमने इस इफ के अंदर ये दूसरा इफ यानी कि इफ की नेस्टिंग की है यहाँ पे, दैट इज नेस्टेड इफ एल्स, और यहाँ पे हमने कंडीशन 2 यूज किया है। अगर ये कंडीशन 2 ट्रू होता है तो अंदर वाले यानी कि नेस्टेड इफ एल्स के जो इफ पहले इफ के अंदर है वो वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज इस केस में जो आपका कंडीशन 2 के फॉल्स होने के केस में ये वाला एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर कंडीशन 1 फॉल्स होती है तो इस केस में ये पूरा का इस जो अंदर वाले इफ एल्स में से कोई भी पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो सेकंड वाला इफ है और जो ये एल्स है ये पहले वाले इफ की बॉडी के अंदर डिफाइन किया हुआ है, और यह तभी एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन इनमें से कोई भी एक पार्ट तभी एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन 1 ट्रू होगी। तो यहाँ पे इसके फ्लो चार्ट की हेल्प से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका एक यहाँ पे एंट्री पॉइंट है, कंडीशन 1 को हमने चेक किया, अगर कंडीशन 1 फॉल्स है तो सीधा का सीधा जो आपका स्टेटमेंट यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टेटमेंट 3 या जो भी आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट है आफ्टर इफ, उसको जो प्रोग्राम कंट्रोल ट्रांसफर होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो उस केस में फिर कंडीशन 2 चेक होगा, और कंडीशन 2 चेक होने के केस में अगेन अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो आपका ये जो स्टेटमेंट सेकंड वाले इफ के अंदर है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो उस केस में ये वाला स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, और इनमें से जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद में प्रोग्राम का कंट्रोल सीधा का सीधा इफ के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसको ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि 3 नंबर्स है, उन 3 नंबर में से जो लार्जेस्ट नंबर को फाइंड आउट करने के लिए एक प्रोग्राम यहाँ पे हम बना रहे हैं। हमने 3 नंबर्स लिए हैं x, y एंड z, x की वैल्यू 89, y की 48 एंड z की 1110। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये z की वैल्यू यहाँ पे लार्जेस्ट है, तो इसको हम प्रोग्राम से कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले इफ यूज किया, इफ के अंदर एक कंडीशन लगाई इफ x इज ग्रेटर देन y, तो अगर हमें यहाँ से ये पता लग गया अगर ये कंडीशन ट्रू होने पे x y से बड़ा है या छोटा है, यहाँ से पता लग जाएगा। उसके बाद में हम अगर x y से बड़ा है तो हम ये चेक करेंगे कि x z से बड़ा है क्या। अगर x z से बड़ा होगा इसका मतलब x आपका लार्जेस्ट हो जाएगा, या फिर हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर x y से तो बड़ा है लेकिन z से छोटा है तो उस केस में आपका z जो है वो लार्जेस्ट होगा। इसी टाइप से ये एल्स पार्ट के अंदर में देख सकते हैं कि अगर x y से छोटा है यानी कि ये फर्स्ट x ग्रेटर देन y ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो इस केस में ये इस वाले एल्स पार्ट सेकंड वाले एल्स पार्ट के अंदर या आपका प्रोग्राम कंट्रोल एंटर होगा, और यहाँ पे ये चेक करेगा यहाँ कि y इज ग्रेटर देन z, क्योंकि हम पहले ये चेक कर चुके हैं कि x इज लेसर देन y यानी कि y x से बड़ा है, और यहाँ पे हम ये चेक कर लेंगे कि अगर y z से भी बड़ा है तो इसका मतलब y लार्जेस्ट हो जाएगा, अदरवाइज आपका जो z जो है वो लार्जेस्ट होगा। तो इस केस में हम यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं कि ये जो आपका z इज द लार्जेस्ट नंबर, क्योंकि हमने यहाँ पे z में वैल्यू 110 है, बाकी x में 89 है और y में 48 है। तो ये इस टाइप से हम नेस्टेड इफ एल्स का यूज करके भी प्रोग्राम बना सकते हैं। तो नेस्टेड इफ एल्स के अंदर एक प्रॉब्लम अकर होती है जिसको हम बोलते हैं डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम। तो डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम तभी अकर होती है जब हमारे पास में सिंगल एल्स स्टेटमेंट होता है, यानी कि इस केस में जो इस एग्जांपल में हम ये देख सकते हैं कि आप यहाँ में हमने लिखा इफ कंडीशन 1, इफ कंडीशन 2, इफ कंडीशन 3, और उसके बाद में हमने एक एल्स पार्ट लगाया। तो डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम ये कहती है कि ये वाला जो एल्स पार्ट हमने यहाँ पे यूज किया है यह कौन से वाले
इफ स्टेटमेंट के साथ में एसोसिएट होना चाहिए। तो इस केस के अंदर कंपाइलर इसको क्लोजेस्ट इफ स्टेटमेंट के साथ में एसोसिएट करता है, यानी कि जो इनर मोस्ट इफ स्टेटमेंट होगा उसके साथ में इस एल्स पार्ट को कंपाइलर एसोसिएट करता है। तो ये वाला जो एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम है, इस केस में ये वाला एल्स स्टेटमेंट जो थर्ड वाला इफ स्टेटमेंट है उसके साथ में एसोसिएट होगा। तो दैट इज द डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम। अगर हम ये चाहते हैं कि हम जिस भी इफ पार्ट के साथ इस एल्स को एसोसिएट करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए ब्लॉक बनाना होगा, यानी कि जिस भी इफ के साथ हम इसको एसोसिएट करना चाहते हैं उसके लिए हम ब्लॉक बना देंगे, और उस ब्लॉक के बाहर उस एल्स स्टेटमेंट को अगर हम राइट कर दें तो वह जो एल्स पार्ट हम जिस भी इफ के साथ चाहेंगे उस इफ के साथ में एसोसिएट होगा। तो ऐसा करने से हम लोग एल्स स्टेटमेंट को उस पर्टिकुलर इफ के साथ में एसोसिएट कर सकते हैं और डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। तो जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, हमें इन सब बातों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही इसको केयरफुली जो है इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। अदरवाइज हमारे प्रोग्राम में कुछ लॉजिकल एरर्स अकर हो सकती है, हमारे प्रोग्राम के आउटपुट जो डिजायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमें बहुत ही केयरफुल होने की जरूरत है। उसके बाद में हम बात करते हैं इफ एल्स लैडर। सो इफ एल्स लैडर को हम तभी यूज करते हैं जब हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस हो, यानी हमारे पास में एक सेट ऑफ कंडीशंस हो, उन सेट ऑफ कंडीशन को हमें सीक्वेंस के अंदर इवेलुएट करना हो, और उन सेट ऑफ कंडीशन का मतलब हमारे पास में एक से ज्यादा कंडीशंस हो और उन कंडीशन के बेस पे हमें कोई किसी एक्शन को परफॉर्म करना हो, कि स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना हो। तो इफ एल्स लैडर के केस में एक कंडीशन को तभी टेस्ट किया जाता है या फिर एक कंडीशन को तभी इवेल्युएट किया जाता है कि जब उससे पहले वाली सारी की सारी कंडीशंस फॉल्स होती है। तो इफ एल्स लैडर के केस में अगर कोई भी एक कंडीशनल एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स या उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसके बाद में जो प्रोग्राम कंट्रोल पूरे के पूरे इफ एल्स लैडर को एग्जिट कर जाएगा, पूरे के पूरे इफ एल्स लैडर से एग्जिट कर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये इसका जो सिंटैक्स देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एल्स इफ लैडर के केस में ये कंडीशन 1, उसके बाद में जब ये कंडीशन 1 ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एल्स इफ हमने यहाँ पे कंडीशन 2 लिखा, ये वाला अगर कंडीशन 1 फॉल्स होती है तभी कंडीशन 2 चेक होगी, और उस केस में आपका ये जो कंडीशन 2 के ट्रू होने के केस में जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन 1 और 2 दोनों फॉल्स होती हैं तो उस केस में आपका कंडीशन 3 चेक होगा। और इस टाइप से हम यहाँ पे नंबर ऑफ कंडीशंस, यानी जितने नंबर ऑफ कंडीशंस हम चाहे यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। और लास्ट में हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक एल्स पार्ट जो है वो इंक्लूड किया हुआ है, या एल्स पार्ट जो मेंशन किया हुआ है, यह एल्स पार्ट तभी एग्जीक्यूट होगा जब ऊपर वाली सारी की सारी कंडीशन, यानी कि कंडीशन 1, 2 और 3 ये सारी की सारी कंडीशंस फॉल्स होंगी। तो इस एल्स पार्ट को हम डिफॉल्ट एल्स ब्लॉक कहते हैं, और ये डिफॉल्ट एल्स ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होता है जब ऊपर की सारी कंडीशंस फॉल्स हो। यह एल्स ब्लॉक ऑप्शनल होता है, यानी कि हम अगर इस एल्स ब्लॉक को यहाँ पे मेंशन न करें तब भी इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इफ एल्स लैडर और स्विच स्टेटमेंट जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं, स्विच स्टेटमेंट भी आपके उसके लिए ही एग्जीक्यूट, जो आपके मल्टीपल कंडीशन को या सीक्वेंस ऑफ कंडीशन को टेस्ट करने के लिए यूज होता है। तो इसके इन दोनों की हम कंपैरेटिव स्टडी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं इसको
फ्लो चार्ट की हेल्प से। तो यहाँ पे जैसे भी स्टार्ट हमने यहाँ पे कंडीशन 1 को चेक किया, अगर कंडीशन 1 ट्रू होता है तो ये वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, यानी कि कंडीशन 1 का जो इफ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है उसी केस में केवल कंडीशन 2 चेक होगा, और कंडीशन अगर 2 फॉल्स होती है तो उसी केस में केवल कंडीशन 3, और अगर कंडीशन 3 यहाँ पे अगर फॉल्स होती है तो उस केस में जो आपका डिफॉल्ट एल्स ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। और उनमें से अगर कोई भी एक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद में आपका प्रोग्राम कंट्रोल सीधा का सीधा ये जो इफ एल्स, जितने भी हमने यहाँ पे इफ एल्स लैडर यूज किया उसके नेक्स्ट बाद में जो स्टेटमेंट है उसके पास में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। तो ये एग्जांपल हमने एक प्रोग्राम बनाया है जो स्टूडेंट के परसेंटेज मार्क्स के बेस पे उसकी ग्रेड को प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने एक ग्रेड को स्टोर करवाने के लिए मार्क्स नाम से एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल यूज किया है, और यहाँ पे हमने उसके उस मार्क्स की वैल्यू को, उसके परसेंटेज की वैल्यू को एंटर करवाने के लिए एक मैसेज प्रिंट करवाया है, और यहाँ पे हमने मार्क्स की वैल्यू को स्कैन करवाया। यहाँ पे हमने एक कंडीशन यूज की है, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, अगर उसके मार्क्स 75 से ज्यादा है या इक्वल या उससे ज्यादा है तब तो उसकी ग्रेड ए प्रिंट होना चाहिए। अदरवाइज अगर 60 और 75 के बीच में है उस केस में बी ग्रेड प्रिंट होना चाहिए। अदरवाइज 45 और 60 के बीच में है तो सी प्रिंट होना चाहिए, और अगर 36 और 45 के बीच में है तो डी प्रिंट होना चाहिए, अदरवाइज फेल प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इफ एल्स लैडर को देख सकते हैं, एक कंडीशन 1, दिस इज कंडीशन 2, दिस इज कंडीशन 3, दिस इज कंडीशन 4 एंड दिस इज द डिफॉल्ट एल्स ब्लॉक। तो यहाँ पे हमने जैसे ही मैसेज प्रिंट हुआ एंटर द परसेंटेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, हमने 86 प्रिंट किया, क्योंकि 86 जो है 86 के केस में आपका फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाएगा, बिकॉज मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75। डेफिनेटली 86 जो है वो 75 से ग्रेटर है, तो इस केस में आपका ये वाला कंडीशन 1 ट्रू हो जाएगा, और जो ग्रेड जो है वो ए प्रिंट होगा। तो दिस विल बी द आउटपुट। तो हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये इसकी सहायता से हम प्रोग्राम को बहुत ही इजीली, अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना हो तो इफ एल्स लैडर को यूज करके हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स के अंदर जो डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम है और उस डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और इफ एल्स लैडर और उन सब के एग्जांपल। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रांचिंग स्टेटमेंट के अंदर ही आपका स्विच केस एंड कंडीशनल ऑपरेटर, और उसके बाद में जंपिंग स्टेटमेंट्स। थैंक यू।